तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट विच जो होता है सेक्शन 31 से सेक्शन 36 के बीच में अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का तो सेक्शन 31 में ये दिया गया कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो ये बेसिकली बात करता है, ये डेफिनेशन देता है जिसमें बोला गया है कि इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। इसमें बोला गया कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी कंडीशन दिया गया है कि ये कंडीशन फुलफिल होगा या ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अगर इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझें जिसमें दिया गया है दैट ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी टू पे 10,000 इफ बी हाउस इज बर्न्ड। इसमें क्या बोला गया है कि ए बी को तभी पैसा देगा जब तक बी का हाउस बर्न नहीं हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट है वो एक कंडीशन पर बेस्ड है, क्या कि बी का हाउस जब बर्न होगा तभी ए ऑब्लाइज्ड होगा कि वो बी को 10,000 पे करेगा। तो इसको हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ऑल्सो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को हम वन वे एग्रीमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ रिटर्न प्रॉमिस नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक पार्टी एग्री करती है कि आपको हम ये रिपे करेंगे, बदले में वो पार्टी कुछ नहीं बोलती है कि हाँ ठीक है हम भी आपको बदले में कुछ रिपे या रेसिप्रोकल प्रॉमिस करने के लिए रेडी हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें जिसमें बोला गया कि दैट ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी सम ऑफ 10,000 व्हेन बी मैरी सी। इसमें कहीं ना कहीं ये कंडीशन दिया गया है कि ए बी को तभी पैसा देगा जब बी मैरी करेगा सी से। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन है, वो कंडीशन को जब तक कोई फुलफिल नहीं करता, एक प्री रिक्विजिट को फुलफिल नहीं करता है, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये सब जितनी भी है वो सभी ना कहीं एग्जाम्पल है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। ऑल्सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, फर्दर एग्जाम्पल देखें जिसमें दिया गया है दैट ए इंश्योर हिज फैक्ट्री अगेंस्ट डैमेज और डिस्ट्रक्शन बाय फायर, ये भी एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। या फिर मान लीजिए कि कोई एक बंदा है वो एग्री कर रहा है बी से कि हम आपको तुमको 1,000 रुपया देंगे अगर इंडिया जीत जाती है वर्ल्ड कप। तो कहीं ना कहीं एक वन वे कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें ये नहीं बोला गया, टू वे प्रोसेस नहीं होता कि बोला गया बट अगर इंडिया हार रही है तो तुमको हमको 1,000 वापस देना पड़ेगा, इसको बेटिंग हम बोलेंगे। अगर वन वे प्रोसेस है, कंटीजेंट कंडीशन है, तो वो बिल्कुल वैलिड माना जाता है। फिर अगर हम इसके बाद अगर हम देखते हैं सेक्शन 31 में डेफिनेशन दिया गया था। फिर हम जो रेफर करते हैं सेक्शन 32, ये क्या बात करता है? सेक्शन 32 बात करता है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। ये बोलता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्स हो सकता है अगर कोई कंडीशन वो फुलफिल हो, मतलब कि ऐसा कंडीशन हो तभी हम उस चीज़ में वो कॉन्ट्रैक्ट को हम इन्फोर्स करा सकते हैं, ये बोला गया है। तो इसमें बोला गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट अगर वो इम्पॉसिबल हो गया, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। अगर हम इसको एग्जाम्पल के रूप में समझे, इसमें दिया गया है कि ए एग्री करता है बी को कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देने के लिए जब बी मैरी करेगा सी को, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि जो सी था वो मर गया बिना शादी किए हुए बी से, तो क्या है वो जो कंडीशन था कि तुमको सी से शादी करना है तभी तुमको हम पैसा पे करेंगे, वो कंडीशन अब इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। तो जब भी कोई भी प्री कंडीशन अगर इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि सेक्शन 32 या सेक्शन 33 या 34, 35, 36 जितने भी है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन पार्ट दिए गए सेक्शन 31 का। सेक्शन 31 इज द हेड सेक्शन फॉर द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 33। सेक्शन 33 सेक्शन 32 का बिल्कुल उल्टा है। सेक्शन 32 बात करता है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है, और सेक्शन 33 बात करता है नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें यह बोला गया है कि अगर ए एग्री करता है बी को सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देने के लिए, अगर वो शिप वापस नहीं आता है, अगर वो शिप वापस नहीं आएगा तभी ए बी को पैसा पे करेगा। तो बाद में होता क्या कि जो शिप होता है ना वो डूब जाता है, तो क्या हुआ, शिप डूब गया, अब वो इवेंट नहीं होगा, मतलब कि शिप वापस नहीं आ सकता है, नॉट हैपनिंग। तो इस केस में अगर शिप सिंक किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है, ये दिया गया सेक्शन 33 में। फिर हम सेक्शन 34 जब बात करते हैं, इसमें बात किया गया कि इसमें बोला गया कि कोई भी जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल हम उसको मान लेंगे अगर वो डिपेंड करता है फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। इसको अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझें जिसमें दिया गया है दैट ए एग्री करता है कि वो बी को सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करेगा अगर बी मैरी करे शी को, अगर वो सी से शादी करता है तो, बट होता क्या है कि सी जो होता है वो डी से शादी कर लेता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें जो प्री कंडीशन था वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया, मुश्किल हो गया कि वो डिपेंड करता है कि अब आगे जाके अगर कोई अगर चांस रहता है कि अगर वो सी जो होता है और डी मर जाता है तो फिर उसके बाद सी जब वापस बी से शादी करेगा, मतलब कि बहुत दूर का कनेक्शन होता है। तो जहाँ पर अगर कहीं भी दूर का कनेक्शन होता है तो वहाँ पर हम मान लेंगे कि वो डीम्ड इम्पॉसिबल हो गया, वो कंडीशन अब फुलफिल नहीं हो सकता और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वाइड डिक्लेयर कर देंगे। तो ये चीज़ दिया गया सेक्शन 34 में।
फिर हम जब बात करते हैं सेक्शन 35 का, सेक्शन 35 सिंपल बोला गया है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में अगर टाइम रहता है तो इसको हम रेडविथ कर सकते हैं सेक्शन 32 और सेक्शन 33 से। जो सेक्शन 35 का पैरा 1 है उसको हम रेडविथ करेंगे सेक्शन 32 के साथ, और जो पैरा 2 है उसको हम रेडविथ करेंगे सेक्शन 33 के साथ। दोनों में सेम चीज़ बोला गया। जैसे सेक्शन 32 में क्या दिया गया था कि वो हैपनिंग इवेंट होना चाहिए, बट उसको हम ऐड कर देंगे कि वो हैपनिंग ऑफ इवेंट अगर टाइम के साथ दिया गया है तो वो आ जाएगा सेक्शन 35 पैरा 1 में। अगर वो नॉट हैपनिंग है, विद इन फिक्स टाइम है, तो वो पैरा 2 में आ जाएगा। तो सिंपल जब हम बात करते हैं हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम पैरा 1 का, तो उसमें बोला गया है क्या, इनफोर्सिएबल ऑन हैपनिंग। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाता है उस टाइम पीरियड में तो वो कंडीशन वैलिड हो जाएगा। अगर वो इवेंट नहीं हो पाता है उस टाइम पीरियड में, या इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है उस टाइम पीरियड में, तो वो वाइड कहला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि ए प्रॉमिस करता है बी को सर्टेन सम ऑफ मनी अगर शिप रिटर्न हो जाए विद इन अ ईयर। अगर वो शिप एक साल के अंदर, मतलब एक टाइम दिया गया है, वो शिप को वापस आना है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट होना चाहिए विद इन फिक्स टाइम, मतलब कि एक ईयर में वो होना चाहिए। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट को हम इन्फोर्स करा सकते हैं अगर वो विद इन अ ईयर वापस आ गया। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो शिप एक साल के अंदर बर्न हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन फिक्स टाइम अब नहीं हो सकता, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइड कहलाएगा। जब हम लास्ट सेक्शन बात करते हैं सेक्शन 36 से, ये बेसिकली बात करता बोला गया है इसमें कि एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट बिकम्स वाइड। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं और आगे जाकर वो जो कंडीशन था वो इम्पॉसिबल हो गया, वो परफॉर्म हो ही नहीं सकता है, तो उस कंडीशन में हम वो जो एग्रीमेंट है उसको हम वाइड एब एन इश्यू हम उसको डिक्लेयर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं इसमें दिया गया है दैट ए एग्री टू पे बी 1000 इफ बी विल मैरी एज डाउटर। अगर वो ए की बेटी की, मतलब जो सी है उसके साथ शादी करेगा तो वो ए बी को पैसा देगा। लेकिन उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट के बाद पता चलता कि सी तो ऑलरेडी डेड है, तो सी ऑलरेडी डेड है, तो क्या इस सिचुएशन में क्या हो गया कि वो जो इवेंट था फर्दर, जो प्रीवियस कंडीशन था, जो इवेंट था वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, तो कॉन्ट्रैक्ट को हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। सेक्शन 36 को हम रेडविथ कर सकते हैं सेक्शन 56 का, जिसमें वही बोला गया कि अगर कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट हो गया है तो वो वॉइड हो जाएगा, अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है तो वो सेक्शन 36 के अंदर में नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 3 जो बात करता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 से सेक्शन 36 के बीच में।